बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जिस ऑर्गेनेली पर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो सेल के अंदर हमने इस ऑर्गेनेली का भी जिक्र किया था। तो आज हम अपने लेक्चर में इसको डिटेल से देखेंगे और इसकी 2 टाइप्स भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ड का क्या मतलब है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक मीन विद इन द साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, consist of network of membranous tubules and sacs called cisternae। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है membranous tubules का और sacs का, जिसको हम कहते हैं cisternae। composed of more than half of total membrane in eukaryotic cell। eukaryotic cell की जो membrane होती है उसका more than total half जो है वो इससे composed हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सेपरेट होती है सिस्टर्नल स्पेस फ्रॉम साइटोसोल। साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सेपरेट होती है सिस्टर्नल स्पेस के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप एट वन एंड, और एक एंड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ मिली हुई होती है, यानी कि कंटिन्यूअस उससे जुड़ी होती है। Space between two membrane of nucleolar envelope is continuous with cisternal space। उनके दरमियान में स्पेस जो होती है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान न्यूक्लियर एनवेलप की वो कंटिन्यूअस होती है सिस्टर्नल स्पेस के साथ। अब जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो जो है वो रीजन होते हैं। हमारे पास इसकी 2 डिस्टिंक्ट रीजन है। एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जो है वो स्टडी करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है। पहले हमने इसके बारे में शॉर्ट पढ़ा था और वो हमारे पास था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जो विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इस वजह से उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, सो कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मिक सरफेस लैक्स राइबोसोम। इसकी साइटोप्लाज्मिक सरफेस जो है वो उसमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ वेरियस सेल फंक्शन इन डाइवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको डाइवर्स कर दिया गया है, वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है, लाइक सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करती है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से ये करती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो किस तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करती है, तो वो हम देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कैसे करती है कि एंजाइम्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो है वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करवाते हैं फैट्स की, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की, स्टेरॉइड्स की और अदर लिपिड्स की। अब जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्टिस और ओवरीज रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कंसिस्ट करती हैं। क्यों? ताकि वो सिंथेसाइज कर सके और सिक्रीट कर सके ज्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, ये मैंने इधर आपको बताया कि फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनके पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स सिंथेसिस करवाते हैं फैट्स की एंजाइम्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स और अदर लिपिड्स की। तो स्टेरॉइड्स हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कंसिस्ट करते हैं इस वजह से ताकि वो ज्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करवा सके। अब जो सेकंड वन हमारे पास है वो हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लिवर जो है वो हमें पता है कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस होती है और ग्लूकोज रिलीज होती है। वो कब होती है? जब इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ शुगर कंसंट्रेशन इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है तो मैसेज जाता है लीवर को कि वो स्टोर ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करवाए, उसे तोड़े और ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज कर दे। उसके बाद इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखती है। थर्ड वन हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ये ड्रग्स को कैसे जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं ड्रग्स को और पॉइजन्स को, ठीक है। लिवर सेल के अंदर इनके पास हाइड्रोक्सल यानी कि OH ग्रुप, OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये ऐड होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर और इंक्रीज करवा देता है उसकी सॉल्युबिलिटी को ताकि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सॉल्युबल हो जाए, ठीक है। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ऐड होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर और इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि वो सॉल्युबल होके पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करवाने में हेल्प आउट करे। फोर्थ वन हमारे पास है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पंप होते हैं जिनको हम कहते हैं कैल्शियम आयन पंप होते हैं फ्रॉम साइटोसोल से इनटू सिस्टर्नल स्पेस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये मसल सेल जो है स्टिमुलेट करवाते हैं नर्व इंपल्स को, ठीक है। नर्व इंपल्स को करवाते हैं। कैल्शियम आयन लीक बैक अक्रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। फिर कैल्शियम आयन जो है वो साइटोसोल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बैक हो जाते हैं। कैल्शियम लीक बैक अक्रॉस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आयन लीक बैक हो जाते हैं किधर? साइटोसोल के अंदर, और वो ट्रिगर करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को जिसकी वजह से फिर हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन टाइप्स थी हमारे पास बेसिकली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है वो हमने देखे हैं कि वो जो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करवाती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प आउट करते हैं और स्टिमुलेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन करवाते हैं। तो आगे हम अब स्टडी करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आगे हमारे पास आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेकंड टाइप है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसकी साइटोप्लाज्मिक सरफेस के साथ। राइबोसोम जो है वो आल्सो अटैच होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनोडर्म। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होती हैं, इस वजह से उसकी सरफेस जो है वो रफली हो जाती है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम जो है वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइटोप्लाज्मिक सरफेस में ही नहीं बल्कि वो साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप पर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करते हैं। तो उनका सबसे पहला काम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच है राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है। तो ये कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं वो हम देखेंगे। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल सेक्रेट प्रोटीन, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके पास जो कि प्रोटीन की सेक्रेशन करवाते हैं और फिर प्रोड्यूस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं। इनकी हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं उनमें WBC इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट सेक्रेट एंटीबॉडीज। ह्यूमन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स और अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो वो इसी की एग्जांपल्स हैं। कैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद वो एंटर हो जाती है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के थ्रू वो सिस्टर्नल स्पेस में एंटर होती है। समझ आई कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो करती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर राइबोसोम में भी देखा था कि किस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है राइबोसोम्स के साथ। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है फिर वो एंटर होती है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होकर सिस्टर्नल स्पेस में चली जाती है। उसके बाद वो प्रोटीन एंटर हो जाती है सिस्टर्नल स्पेस में और उधर फोल्डेड होके उधर जो है वो स्टोर हो जाती है, फोल्डेड फॉर्म में पड़ी होती है। फिर जो मोस्ट सेक्रेटरी प्रोटीन्स हमारे पास ये जो बनती हैं प्रोटीन, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होती हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये प्रोटीन फिर रैप्ड हो जाती हैं इन मेम्ब्रेनस वेसिकल की फॉर्म में, यानी कि मेम्ब्रेनस वेसिकल भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये प्रोटीन बन जाती है तो ये वेसिकल की फॉर्म में जो है वो की शक्ल में आ जाती है, रैप हो जाती है क्योंकि अब उसने सेल से बाहर जाना होता है अपने टारगेट मटेरियल तक। तो फिर ये बडीड हो जाती है, यानी कि ये जब पैक हो जाती है बन जाती है तो ये स्पेशलाइज्ड एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाती है। उधर से ये वेसिकल जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है
और उन ट्रांसपोर्टेड वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। कि जो वेसिकल हमारे पास तैयार हो गई है, प्रोटीन जो है वेसिकल की फॉर्म में आ गई है, उसने सेल से एक्सपोर्ट होना है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इधर मैंने डायग्राम ड्रा की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये हमारे पास चैनल्स और ट्यूब्यूल्स, जिस तरह के हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। तो ये देखें आपको ट्यूब नजर आ रही है और ये नेटवर्क बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है। जिधर मैंने ब्लू डॉट लगाए हैं तो ये हमारे पास सारे क्या है, जो है ये राइबोसोम्स अटैच है। तो ये हमारे पास आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये आप पोर्स देख रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर है और ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है। उसके बाद ये जो स्पेसीज नजर आ रही हैं, ये स्पेसीज जो है क्या है, सिस्टर्न, ये सिस्टर्नल स्पेसीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। अब जो सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम है मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करवाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन भी करवाते हैं, इनको मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये ग्रो करते हैं एंड ये किस तरह ग्रो करती है मेम्ब्रेन, एडिंग प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। इसमें जो है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड जो है ये ऐड होते हैं और फिर ये ग्रो करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसाइज करवाते हैं इस मेम्ब्रेन को प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जब प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जब ऐड हो जाते हैं, मेम्ब्रेन बन जाती है, तो वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल की फॉर्म में वो फिर सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी दो टाइप्स को देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को देखा और फिर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखा। आप इसको देखें, समझें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।